ठीक है, कि जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस तरह से वो तमाम अपनी चीज़ों को बयान करते हैं और हकायक बयान करते हैं, उसकी वजह से इंडिया में उन्हें को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और यकीनन आप जानते हैं कि आरएसएस की मेंटालिटी वहाँ पे प्रिवेल कर चुकी है और ये आरएसएस वाले जो हैं कोई भी ऐसा इंसान बर्दाश्त नहीं करते जो वहाँ पे सच बोलता हो। तो परवीन साहनी साहब का कहना यह है या उनका मानना यह है कि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये जो अभी पॉज आया है दरमियान में, ये पॉज का फायदा उठाते हुए दोनों ममालिक इस वक्त अपने गैप्स को फिल कर रहे हैं। ये गैप्स किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, गैप्स वो होते हैं कि जहां जहां आपको पिछले मार्के में लगा कि आप यहां पे कमजोर थे या ये चीजें आपकी ठीक नहीं थी, आप उन चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं। पाकिस्तान देखेगा कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान कहां पे लैग कर रहा था और इंडिया देखेगा कि वो कहां पे लैग कर रहा था। कि ऑल्दो तो मैं कहूंगा इंडिया बहुत सारी जगहों पे लैग कर रहा था, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम अपनी आंखें खोल के बैठे हैं। हम भी जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ क्या कर सकता है, तो हमारी तैयारी भी हर तरह से मुकम्मल ही होगी। लेकिन अब उनकी डिटेल मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ एक तो चाइना है और चाइना की जो टाइज है वो बहुत स्ट्रेंथन है पाकिस्तान के साथ। यहां पर आपको एक और बात भी बताता चलूं कि यहां पे डॉक्टर विक्टर गाओ का मैं जिक्र करना जरूरी समझूंगा। डॉक्टर विक्टर गाओ वो हैं जो कि चाइना के अनऑफिशियल स्पोक्समैन है। चाइना याद रखिएगा कि ऐसा मुल्क है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे कोई बंदा कोई भी बात करेगा और उठ के आके कह देगा। वहां पे हर चीज बड़ी कंट्रोल्ड है। वहां पे कोई बंदा भी अगर बात करता है तो वो स्टेट का ही नैरेटिव होता है, या अगर स्टेट का नैरेटिव वो नहीं देगा तो वो बात ही उस तरह से नहीं कर सकता। तो डॉक्टर विक्टर गाओ वो इंसान है कि जो इंडियन चैनल पे बैठ के जैसे अर्नाब गोस्वामी के सामने उन्होंने को जवाब दिए, टीआरटी के ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो हमारे बहन और भाई हैं, हमारा आयरन क्लैड है उनके साथ, हम उनके साथ बहुत ज्यादा नत्थी हैं और हमारा बॉन्ड उनके साथ कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये वो ऐलान बात करते हैं। तो अर्नाब गोस्वामी ने इनसे काफी बदतमीजी भी की जब उसके शो में ये बैठे हुए थे, लेकिन ये अपने स्टैंड से नहीं हटे और इन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। वहां वो जनरल बख्शी साहब भी मौजूद थे, उन्हें भी उन्होंने यही कहा जी कि पाकिस्तान को आप कमजोर ना समझें, हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ हैं और उसका साथ हम देंगे जब भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कोई प्रॉब्लम होगा। तो इन चीजों को देखते हुए जो परवीन सहाने साहब हैं उनका भी यही कहना है कि जो चीन है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है और जब चीन पाकिस्तान के साथ है तो डेफिनेटली वो अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बड़ी जबरदस्त मालूमात दी। उन्होंने कहा जी कि हाईएस्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को देने वाला है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एक रिपोर्ट पहले ये भी आई थी कि 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को कुछ चीजें मिल रही हैं, लेकिन इनका मानना यह है कि पाकिस्तान को तमाम चीजें बिल्कुल चाइना मुफ्त दे रहा है। एक तो पाकिस्तान को वो स्ट्रेंथन करना चाहता है और दूसरा उनकी मार्केट जिस तरह से असले की पूरी दुनिया में बना दी है पाकिस्तान ने, तो वो ये जानते हैं कि ये बहादुर लोग हैं और इन्हें अगर आप कोई चीज भी देंगे और ये लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद चाइना की मार्केट डबल ट्रिपल मजीद होती जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को J-35 मिलने वाला है। J-35A जो जहाज है ये स्टेल्थ फाइटर है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इस जहाज को ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जानी चाहिए कि इसकी खसूसियात क्या क्या है, लेकिन एक दो मोटी मोटी आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि ये स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ फाइटर वो होता है जैसे रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ जैमिंग सिस्टम और कुछ चीजें इस तरह की हैं जो दूसरे तैयारों से इसे सुपीरियर करती हैं और ये पाकिस्तान को मिलने वाला है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे पास पहले आई, पहले हमें पता चला कि ये मिलने जा रहा है पाकिस्तान को कहीं जाके स्टार्ट ऑफ 26 में 2026 में, लेकिन सहाने साहब का ये कहना है कि ये अगस्त से ही इसकी डिलीवरी पाकिस्तान को स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज ना रह जाए कि जहां पाकिस्तान को ये लगे कि यहां पे मजीद चीजें बेहतर हो सकती थी। तो उनका मानना तो ये है भाई कि अगस्त में इन तमाम चीजों की डिलीवरी शुरू हो रही है। और उसके बाद हम आगे जाते हैं तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो HQ-9 है जो आपके मिसाइल्स और बाकी चीजों को इंटरसेप्ट करता है। तो इसी तरह से वो कहता है चाइना का जो लेटेस्ट सिस्टम है वो है HQ-19, वो ले रहा है पाकिस्तान चाइना से या चाइना पाकिस्तान को डायरेक्टली वो फराहम कर रहा है और जल्द से जल्द होगा। डेट कोई इतनी कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो खुदा ना खास्ता आगे अगर कोई भी मार्का होता है तो कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम आपको मजीद मैं ये कह सकता हूं कि मजबूत फील होगा। ये इनकी रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें जो है मैंने उठाई क्योंकि इनके पॉइंट्स मुझे बड़े वैलिड लग रहे थे। ओवरऑल जब इनकी बात सुने तो इनकी बात सुन के आपको एक ही चीज महसूस होती है कि वो पाकिस्तानी फौज को बहुत जैसे कह सकते हैं मजबूत फौज तस्वुर करते हैं और वो बार बार अपने इंडियंस जो हैं उन्हें मुतनब्बे करते रहते हैं कि भाई थोड़ा बच के रहो पाकिस्तान से। ये जो आपका ख्याल है पाकिस्तान के बारे में कि ये कोई पाकिस्तान आराम से हम इसे फतह कर सकते हैं, तो ये भूल जाएं। पाकिस्तान एक स्ट्रांग आर्मी है और उससे जीतना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये बात वो बारह अपनी गवर्नमेंट को कह चुके हैं लेकिन ये बात बहरहाल उन्हें समझ में नहीं आती है। अच्छा, अब उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दावत दी थी इंडिया को और कहा था कि आए हम बात करते हैं पानी पे, कश्मीर पे, दहशतगर्दी पे, लेकिन इंडियन साइड से कोई इस तरह की पॉजिटिव आगे से कोई रिस्पॉन्स अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जब तमाम चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया की साइड से रिस्पॉन्स ना आने का मतलब यह है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है टॉक्स के बारे में। ऑल्दो कि मेरा मानना यह है कि अमेरिका जब इन्वॉल्व है, सऊदी अरब जब इन्वॉल्व है, जब इतने बड़े गारंटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज को सबोटाज करना। और उसके बाद इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में सब मारे मारे भी फिर रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले नेदरलैंड गए, फिर जर्मनी गए, वहां से भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इनफैक्ट बड़ा हार्श रिस्पॉन्स मिला। किसी ने भी उनकी बात के ऊपर जैसे ओके नहीं किया कि हाँ जी हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे। हर बंदे ने उन्हें वही जवाब दिया जो वो पहले जवाब दुनिया को देते आ रहे थे। इतनी एरोगेंस हो गई थी कि इंडियंस ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमें लेक्चर्स मत दें, हमें पता है हमें क्या करना है। एक खुद साख्ता किस्म की वो एक अजमत का शिकार हो चुके थे कि भाई हम कोई बहुत बड़ी चीज बन चुके हैं और वो अजमत का जो कहते हैं ना पूरा हवा निकल जाना, वो पूरे का पूरा हवा अभी निकला है। तो अभी थोड़ा इंडिया को अंदाजा हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया के अंदर।
देखिए ये रियलिटी चेक भी उन्हें मिला है, फ्रस्ट्रेशन उनकी इंतहा दर्जे को पहुंची हुई है। और आप अगर ये देखते हैं कि मोदी के बयान को अगर आप उठा के देखें तो जो मोदी साहब के बयान हैं, कभी वो कहते हैं जी कि रोटी खाओ, पाकिस्तान के नौजवानों को कह रहे हैं नहीं तो मेरी गोली है ही, मतलब इस किस्म का बयान जो प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे किसी भी सूरत जेब नहीं देता। मैं तो हैरान होता हूं कि इस बंदे को वोट देके आपने किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं इंडियन से बात कर रहा हूं कि मतलब जिस बंदे को यह परवाह नहीं है कि 1.5 अरब इंसान इस खित्ते में रहते हैं और आप उन तमाम की लाइफ को रिस्क पे डालने को तैयार हो सिर्फ इसलिए कि आपकी सियासत चमक जाए, मतलब एक बहुत अजीब सी चीज है। उसके बाद उनका बयान आता है जी कि पाकिस्तान को एक कांटे से तशबीह दे रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि पाकिस्तान एक कांटा है जैसे निकालना पड़ेगा और सामने शायद कोई ज़ॉम्बीज़ नमा की वो कहते हैं ना ऑडियंस मौजूद होती है, वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, हाँ जी जबरदस्त आपने बहुत अच्छी बात की। तो अपने ऑडियंस को या अपनी जो डोमेस्टिक जो उनकी वो है उनका जितना भी एटमॉस्फेयर चल रहा है उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो इस तरह की बातें वहां पे फरमाते रहते हैं, लेकिन हमारे बयानात पाकिस्तान के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब इस तमाम सिचुएशन के ऊपर क्या चल रही है, तो पाकिस्तान में जो DGI ISPR हैं तो वो तो क्लियर कट कह चुके हैं कि पहले भी आपने हरकत की थी, अभी भी आपको शौक पूरा करना है तो कर लो। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना वो तो स्ट्रेट में आपको ये बताऊं कि अब डिफेंसिव से थोड़ी ऑफेंसिव वाली साइड पे आ चुकी है। अब हम बैठ के बर्दाश्त करने वाले नहीं। जो ये बात कही जाती थी ना कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, तो इस वक्त ये हालात है कि इंडिया को भी ये सोचना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्या करेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। तो हमारी पॉलिसी के अंदर भी क्लियर शिफ्ट है। हम भी अब इंडिया को सीधा सीधा आगे से जवाब दे रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, जितना आपने करना था कर लिया, अब मजीद नहीं हो सकता। अब हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। ऑल्दो एक जवाब वो ले चुके हैं लेकिन उसके बावजूद शायद उनकी तसल्ली नहीं हो रही है। तो चलो भाई लगे रहें। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये हरकत दोबारा ऐसा करने की कोशिश अगर करेंगे तो हमने पिछला एक एपिसोड देखा है कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया है। हम अल्लाह ताला के सामने सजदा कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम इस चीज अमन को मना रहे हैं कि भाई हम लोगों को जंग नहीं चाहिए थी, लेकिन जब आपने हम पे नाफिज की तो आप देख लें हमने आपको किस तरह का इस पे जवाब दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और बड़ी जबरदस्त चीज है जी जो पाकिस्तान की तरफ से अब मैं कहूंगा जी कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट जो है ना वो चल रही है। वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल जो है हमारे जनरल आसिम मुनीर, वो इस वक्त दौरे पे हैं और वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। तुर्की का उन्होंने दौरा किया, अजरबैजान का किया, ईरान का किया। ये फातहीन का दौरा था कि जब कोई चीज़ फतह करके कोई जंग जीत के आप जाते हैं तो जैसे आप शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया और आगे से रिस्पांस भी बड़ा जबरदस्त था। और पाकिस्तान को जिस तरह से देखा जा रहा है और जैसे आप रिसीव किया जा रहा है, ये तो अपने दोस्त हैं लेकिन उसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो नजरें हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त बहुत बेहतर जा रही है बनस्बत इंडिया के। आपको सिर्फ इतनी सी मिसाल दे देता हूं कि मोदी साहब अभी तक अपने मुल्क से बाहर नहीं निकले। अब ये कह सकते हैं कि उनकी अभी तक हिम्मत नहीं हुई है बाहर निकलने की, किस तरह से जाके दुनिया को वो शक्ल दिखाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी भी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं जी कि जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होते हैं ना, जब भी ये कोई बात करते हैं तो ये इनकी बात के पीछे बहुत वजन होता है। ऐसा नहीं होता कि ये अपने बिहाफ के ऊपर कुछ कर दें, इनके पास डाटा चीजें मौजूद होती हैं। अब एक करण थापर साहब हैं। करण थापर साहब इंडिया में एक रेनॉन्ड जर्नलिस्ट हैं और ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज करते रहते हैं। नजम सेठी साहब का भी इन्होंने इंटरव्यू किया और वहां पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और उसके बाद उनका ट्विटर भी वहां पर बैन कर दिया गया नजम सेठी साहब का। लेकिन ये वायर के नाम से इनका एक चैनल है, उसके ऊपर ये अपना तमाम डिटेल्स जो है इनकी आती रहती हैं, इनके वो इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं। इन्होंने भी एक इंटरव्यू जी और वो इंटरव्यू था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डॉक्टर अजय साहनी का। अब इन्होंने बड़े टफ क्वेश्चंस उनसे किए। अब ये जो साहनी साहब हैं ये वहां के एनालिस्ट हैं जो वहां पे बैठ के ये जो है ना तमाम चीजों को देख रहे थे इस जंग के हवाले से। जब इनसे क्वेश्चनिंग हुई, अब याद रखिएगा ये कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा है, ये वहां के अपने लोग बोल रहे हैं, वो लोग जो थोड़ी सी समझदार आप कह सकते हैं कि वॉइसेज है वहां की, वो ये क्या कह रही हैं। उनसे जब उन्होंने सवाल किया कि कौन जीता इस जंग को, तो उन्होंने बड़ा एक पीसफुल आंसर किया। उन्होंने कहा नहीं जी वैसे तो जंग में कोई नहीं जीतता, दोनों ही हार गए। फिर उन्होंने कहा जी जो माहौल पैदा हो चुका है तो दोनों मुल्कों में इंस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जंग के माहौल के अंदर कुछ स्टेबल तो रह ही नहीं सकता। अगर किसी मुल्क में जंग लगने वाली है या खदशा भी हो जंग लगने वाली है तो वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया जैसे बड़ा जोम है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अगर वो इस माहौल को जारी रखता है या रखना चाहता है तो उसके बाद उसकी इकोनॉमी पे क्या डेंट आएगी, ये एक मतलब आप खुद इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन वहां की जो मेंटालिटी आरएसएस की जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है इस वक्त, शायद उन्हें अपनी इकोनॉमी से ज्यादा जो अजीज है वो मुस्लिम नफरत है, वो पाकिस्तान से नफरत है, उसे वो बाज नहीं आ रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं जी, उन्होंने कहा जी ये उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि जो इंडिया ने अटैक किया था, सो कॉल्ड अटैक जो था, जो 6 और 7 की रात को किया गया और जो सिविलियंस के ऊपर उन्होंने हमला किया यहाँ पे, और तो उस पर पूछा गया जी कि क्या उसमें कोई कामयाबी उन्हें हासिल हुई। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया सानी साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई कामयाबी नहीं थी, कोई नाम सामने नहीं आया, कोई कुछ सामने नहीं आया, ना कोई नंबर पता चला, हमारे पास किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी हम आज़ाद जराए से कंफर्मेशन लेते हैं, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ऐसा कुछ भी टारगेट वहाँ पे जो इंडिया चाह रहा था वो उन्होंने अचीव कर लिया हुआ। अच्छा, फिर एक बड़े मजाकिया खेज बात है कि जो इंडियन सोशल मीडिया है या इंडियन जो इवन मीडिया भी है, उनका तो खैर जो मीडिया है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, मैं आपको ये बताऊँ। तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को उन्होंने डैमेज किया 20%। तो यही सवाल उनसे किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स डैमेज हुई, तो उन्होंने आगे से कहा, उसने कहा यार फजूल बात है, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ये फॉल्स क्लेम है, सिर्फ फेस सेविंग्स के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का भी क्लियर उन्होंने आगे से ये आंसर कर दिया। और एक और बड़ी मजाकिया खेज बात आपने सुनी होगी, आपको याद होगा कि उनके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने भी यही बात की थी कि जो पाकिस्तान है, इनके डीजीएमओ ने कॉल की और डीजीएमओ ने कॉल करके कहा जी कि सीज फायर हो, तो जी सीज फायर हुआ। इसके ऊपर उनसे जब बात की गई कि ऐसा ही हुआ होगा, आपको लगता है कि जो इंडिया
है वो तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुई है और हमने तो ये खुद किया और वो भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे किया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि डीजीएमओ लेवल पे इस तरह का बड़ा डिसीजन हो ही नहीं सकता जब तक जो स्टेट खुद फैसला नहीं करती, स्टेट खुद आके कोई बात नहीं करती या उसके पीछे कोई बहुत हैवी बैकग्राउंड मौजूद नहीं होता, तो डीजीएमओ अपने बिहाफ के ऊपर किसी से इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्लियरली इस चीज को नेगेट कर दिया कि ये तो टोटली एक फजूल बकवास किस्म की चीज है कि जो इंडिया इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि डीजीएमओ ने कॉल की थी। तो भाई आपको भी पता है अच्छी तरह से क्या हुआ था। अब बार बार हम कहते हैं तो आपके जख्मों पे थोड़ा नमक छिड़का जाता है। बेसिकली अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो हमारी ऑडियंस को तो पता है, लेकिन आपको भी बता देते हैं कि भाई जब आपके ऊपर ठीक ठाक किस्म की बम्बारमेंट हुई, जो कि हमारे एनालिस्ट यहां पे हमें बता रहे हैं कि 1965 की जंग से ज्यादा बारूद फेंका गया इंडिया पे, तो तब जाके आपने घुटने टेके और आपने जाके अमेरिका को रिक्वेस्ट की और अमेरिका आया और उसने आके सीज फायर करवाया। और एक ये भी थोड़ी सी राय है कि क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया यहां पे पिटे, क्योंकि वो बड़े अरसे से उन्हें तैयार कर रहे थे यहां के लिए कि यहां इलाके का बदमाश आपको बनाना था, लेकिन क्योंकि आप वो बन नहीं पाए और आपने अपने जो मास्टर्स थे उन्हें थोड़ा सा आप ही की जुबान में कहता हूं निराश कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने फिर आपको बचाने के लिए दरमियान में इंटरवेंशन की। तो असल में बेसिकली ये हुआ था। फिर जी यही साहनी साहब से दोबारा सवाल किया गया जी कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये कहा है जी कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा अगर, तो फिर जी दोबारा इस तरह का कोई माहौल पैदा हो सकता है जी। और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ठीक है। सिंदूर को ऑल्दो कि हमने थोड़ा बेवा कर दिया था, लेकिन अभी भी उनके मुंह पे भी वो चढ़ा हुआ है कि उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी थोड़ा सेटिस्फाई करना। अच्छा, तो इसके अंदर उनका जवाब ये था जी कि एक तो ये इस तरह के बयानात या इस तरह की चीजों से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप जो भी इसके ऊपर कहते हैं, उल्टा पाकिस्तान जो है वो ज्यादा खुल के आपकी वजह से अब सामने आ चुका है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो सब कुछ मार्का हुआ है, क्योंकि एक बात याद रखिए कि जो भी कोई एनालिस्ट होगा इंडिया का, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो हार गए और बड़ा अच्छा हो गया, वो कभी भी को पाकिस्तान के हक में आके बयानात नहीं देगा। लेकिन वो इतनी बात जरूर अगर आपसे कर देते हैं कि जिसमें आपको ये लगता है कि इंडिया के वो हक में प्रोपोगंडा नहीं कर रहे, तो आप उसे फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रल जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी उनकी फौज हारी है या जो उनके साथ ये सारा मामला हुआ है, उसके अंदर जो इनकॉम्पिटेंस थी वो बेसिकली उनकी सियासी गवर्नमेंट की थी कि उन्होंने गलत फैसले लिए। फौज को उनके फैसले लेने देने चाहिए। जब उन्हें प्रेशराइज करके आप गलत फैसले दिलवाएंगे तो उनसे फिर उन गलतियां होती है। मतलब उनका कहने का यह था कि उनकी फौज तैयार नहीं थी।